चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देख रहे थे पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में पीवाईक्यू सीरीज देख रहे थे जिसमें हम संपूर्ण इतिहास का रिवीजन कर रहे थे किसके द्वारा पीवाईक्यू के द्वारा। ठीक है। थोड़ा सा टाइम के साथ क्या हुआ प्रीलिम्स का पूछने का तरीका क्वेश्चंस का तरीका बदल गया है, इसलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। और इसके अलावा आजकल मार्केट में एक नई चीज़ें आपको बेची जा रही हैं एमसीक्यू मॉक टेस्ट, और एक आपके पास मौजूद है जो पहले से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कई सारे कोचिंग संस्थान आपको मॉक टेस्ट के नाम पर कुछ भी बेच रहे हैं, चाहे उसका संबंध आपके एग्ज़ाम से हो या ना हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना दिमाग यूज करिए। और आप अपना दिमाग कैसे यूज कर पाएंगे? यहाँ पर एमसीक्यू का मेरा मतलब है, यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी पूछ ले रहे हैं, कुछ भी आपको एमसीक्यू तैयार कर दे रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। जबकि आप देखेंगे पीवाईक्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप एक स्मार्ट वर्क करेंगे। आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस क्षेत्र से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि मॉक टेस्ट वाले को तो पैसा कमाना है, आपको 100 या 140 क्वेश्चन देने हैं, कहीं से भी कुछ भी सेट करके देना है, कितना भी हार्ड करके बना के दे देना है, जबकि इतना हार्ड पूछा नहीं जाता है। तो आप हमेशा जो है प्रिफर करिए पीवाईक्यू को, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप स्मार्ट वर्क करिए। हमेशा पीवाईक्यू के द्वारा जो है आप पूरे सिलेबस को रिविज़न कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको एमसीक्यू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, यानी मॉक टेस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपको मॉक टेस्ट देना ही है तो प्रीवियस ईयर का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या जो क्लासेस हम सॉल्व करवा रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो 140 क्वेश्चन वहाँ से उठाइए। तो जिस सेक्शन जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, सपोज आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का सेक्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए 2018 से 2023 या उसके पहले भी, या हिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे हिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उससे एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लेकिन आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना था। बहरहाल ये क्लासेस जो चल रही हैं तो ये एपिसोड 4 है, हम लोग 3 एपिसोड कर चुके हैं। ऐसे हम लोग पीसीएस की भी और यूपीएससी की क्लासेस लेके आ रहे हैं और चल भी रही हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि क्लासेस की अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप पेज पर मिल जाएगा, आप यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें इसके पहले हमने एपिसोड फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। तो एपिसोड फर्स्ट में 2018 के हमने पीवाईक्यू के द्वारा बहुत सारे जो है हिस्ट्री के टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, रिवीजन किए हैं। एपिसोड 2 में भी 2018 के क्वेश्चन सॉल्व किए, और एपिसोड 3 में आप देखेंगे 2018 से 2019 के जो भी क्वेश्चन थे उसमें किए हैं। क्योंकि हम एक एपिसोड में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के लगभग हम लेके आते हैं, क्योंकि यही लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप पूरा लेक्चर देखें तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो हम 2 घंटे का वीडियो बना दें, आप पूरा देखेंगे नहीं तो पूरी मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 4 में आज हम लोग 2019 के सारे जो है पीवाईक्यू समाप्त करेंगे, और कई सारे क्वेश्चन उससे संबंधित जो भी टॉपिक हैं अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे भी। तो कई सारे एग्जामों में सेम ईयर या उसके पहले आगे पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का होगा। बात करें 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एपिसोड 3 में लगभग हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 31st हम देखते हैं। 31st में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनका सही क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें क्रोनोलॉजी में साइमन कमीशन की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सपोज ये 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया हो, या उसके पहले पूछा गया होता, कभी भी पूछा गया होता। अब इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो बदल थोड़ी जाएगी। जैसे अगर बात करें फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 1915 में, तो ये बदल थोड़ी जाएगा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 1915 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 1919 में हुई, ये बात तो सही है। और साइमन कमीशन की जहाँ तक बात करें, साइमन कमीशन जो है 1927 में आया। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की बात करें तो दांडी यात्रा जो है 1930 में आई। तो ये बदल थोड़ी जाएगा। आप एक तो इस तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रट लें, लेकिन अब जब हम सॉल्व करवाते हैं आपको क्वेश्चन, तो ये एक तो बताते हैं कि कब क्या क्रोनोलॉजी रही है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ें फैक्चुअल दी है हैं।
अब इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे फिरोज शाह मेहता के बारे में, तो फिरोज शाह की बात करें, फिरोज शाह मेहता एक भारतीय पारसी राजनीतिक थे और बॉम्बे के वकील थे। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5 नवंबर 1915 में बॉम्बे में उनका निधन हो गया था। इसके अलावा आप जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया कि 1919 में ये घटना हुई थी। अब कुछ और चीज़, जैसे इसमें एक एग्जैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 13 अप्रैल 1919 है, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के नाम से एक आपको ओपन जगह मिल जाएगी, वहाँ पर निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की गई थी, ठीक है। फिर साइमन कमीशन की बात करें 1927 में जो है आप देखेंगे ब्रिटिश जो रूढ़वादी सरकार थी उस टाइम ब्रिटेन में, उसके द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के कामकाज की रिपोर्ट करने के लिए उनका काम सौंपा गया था। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने अपने आश्रम से एक यात्रा निकाली थी। तो अहमदाबाद के साबरमती के आश्रम से अरब सागर की तरफ उन्होंने यात्रा की थी। वहाँ का एक कोस्टल शहर है दांडी, ठीक है। तो वहाँ तक उन्होंने यात्रा तय की थी और नमक कानून बनाकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब दांडी मार्च 1930 में होता है। फिर आप देखेंगे 1931 से जो है गोलमेज सम्मेलन, 32 में 33 में गोलमेज सम्मेलन होता है। इसका संबंध इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे 2019 में ही इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्रोनोलॉजी आपको तैयार हो जाएगी, वो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है INA के अधिकारियों को मुकदमा आयोजित किया गया था कहाँ पर? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर किला, आमेर किला और आगरा किला। तो INA का जो अधिकारियों का मुकदमा की बात करें तो ये लाल किला दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये सबको पता है। अब हम लोग थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग रिवीजन सीरीज देख रहे हैं। तो 1945 में आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का मुकदमा लाल किले में शुरू हो गया, जिसमें आप देखेंगे SN खान, PK सहगल और GS ढिल्लों पहले 3 वरिष्ठ INA अधिकारी को भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए वहाँ के प्रतीक बन गए थे, ठीक है। दूसरा मुकदमा की बात करें तो अब्दुल रशीद, चिंगारा सिंह, फतेह खान और कैप्टन मुनव्वर खान का था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जहाँ तक रेड फोर्ट की बात करें, रेड फोर्ट जो है 1618 में बनाया गया था और ये अंग्रेजों के अधीन जो किला था एक आपराधिक न्यायालय बन गया था। पहला मुकदमा आप देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय और अंतिम मुगल सम्राट का था। इसमें ये सारे मुकदमे जो है आप देखेंगे रेड फोर्ट में ही चलाए जाते थे। और इसके बाद देखेंगे और अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया था मुगल सम्राट के पास। फिर आप देखेंगे लास्ट में क्या होता है, लाल किला आखिरकार स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। तो जब भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए नेहरू ने वहाँ पर तिरंगे के झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 के बाद आज तक ये प्रथा चली आ रही है। तो ये तो बात हो गई रेड फोर्ट से संबंधित, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कथन दिया गया या कार्ड दिया गया, आपको ABCD में बताना है कौन सा सही है। जैसे कथन में बताया गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई और उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उस विद्वान निकाय की अध्यक्षता की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। कारण बताया गया है क्यों अस्वीकार कर दिया गया है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान था और उत्साही प्राच्यवाद थे जो संस्कृत, फारसी, अरबी अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो अगर एक प्रकार से देखा भी जाए कि ये कारण है इसलिए इन्होंने जो है अस्वीकार कर दिया था, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ तक आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें, उसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम्स जोन्स जो एक ब्रिटिश वकील और ओरिएंटलिस्ट थे उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। एक सेकंड। और इसके अलावा आप देखेंगे तो एशियाटिक सोसाइटी जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, जिनका टाइम पीरियड था 1732-1785, उसके टाइम पीरियड के आसपास स्थापना की गई थी। लेकिन उन्होंने ऑफर किया गया था कि आप जो है एशियाटिक सोसाइटी की आप बंगाल की अध्यक्षता कीजिए, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ये कथन सही है। लेकिन कार्ड की बात करें, कार्ड वारेन हेस्टिंग स्वयं एक महान विद्वान और उत्साही जो है प्राच्यविद था। उसने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लेकिन आप देखेंगे कहीं भी आप देखेंगे कि ऐसा उसका जो कार्ड था मना करने का, इसमें कहीं भी डिटेल में लिखा नहीं गया है, ना वो कार्ड सही है। तो इसलिए आप देखेंगे ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर रहा है। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है।
ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल के सर्वोच्च परिषद के प्रमुख और पहले गवर्नर जनरल थे। और इसके अलावा देखें उन्हें जो है वास्तविक गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने के लिए रॉबर्ट क्लाइव का उन्हें श्रेय दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी 2019 में पूछा गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में इसमें कथन में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय कैलेंडर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो जहां तक बात है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की, तो ये तो आपको पता है कि शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर। ठीक है। और इसे जो है शक संवत में आप देखेंगे तो वर्ष में कितने 365, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और इसे जो बात करें राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को जो है आप देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे सही उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो सही उत्तर होगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है। 35 में पूछा है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। यानी आप देखेंगे जो प्लान डेवलपमेंट है उसका प्रयोग कितने किया था। तो आप जाहिर सी बात है इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसमें ये जो तीनों नाम है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने कभी जो है प्लान जो है एक वेल सेटल्ड प्लान डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया था। जबकि महात्मा गांधी, इसमें सीधे ऑप्शन दिख रहा है कि महात्मा गांधी जो थे वो कभी इसके पक्षधर नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि आप देखेंगे प्लान डेवलपमेंट की शुरुआत आप देखेंगे योजना आयोग की स्थापना के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 से शुरुआत हुई। उस टाइम आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और जहाँ तक गांधी जी की बात है तो उन्होंने गांधी जी जो है राज्य और केंद्रीकृत योजना पर उनको संदेह था। और उनके जो आर्थिक डेवलपमेंट का विषय में आप देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन उनके विचार में रहता था, विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसमें ऑप्शन की, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें एक सूची दी गई, दूसरी सूची आपको मिलान करना है। मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ और अमीर खुसरो। तो आपको इनकी रचनाओं से मिलान करना है किसके द्वारा क्या लिखा गया है। जहाँ तक बात करें मुल्ला दाऊद द्वारा क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुल्ला दाऊद चंदायन जो है मुल्ला दाऊद कवि द्वारा हिंदी में लिखी गई भारत की सबसे प्राचीन सूफी प्रेम कथाओं में से एक है। ठीक है। और और ये दाऊद जो थे उन्होंने ये जो लिखा था ये फिरोज शाह तुगलक के समय में लिखा था। इसके अलावा आशिका की बात करें तो अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई ये कविता है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है खिल्ज खां यानी अलाउद्दीन खिलजी के बेटे और देवल रानी जो गुजरात की राजकुमारी थी उनकी एक दुखद प्रेम कहानी के बारे में उन्होंने इसमें जिक्र किया है आशिका के बारे में। पद्मावती की बात करें तो दामोदर जो कवि थे उन्होंने एक कथा लिखी थी जिसे पद्मावती कहा गया। राग विबोध की बात करें तो जहांगीर के समय के दौरान एक तेलुगु ब्राह्मण और राजमुंद्री के निवासी थे पंडित सोमनाथ, उन्होंने 1610 में राग विबोध नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी मुल्ला दाऊद की बात करें तो इसमें चंदायन हो जाएगा। और आशिका की बात करें तो इसमें आशिका हो जाएगा अमीर खुसरो। और पद्मावती की बात करें तो इसमें दामोदर हो जाएगा। सोमनाथ की बात करें राग विबोध हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 2018 में तानसेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया। अभी हाल फिलहाल में तानसेन समागम जो है न्यूज में था, जो कहाँ पर आयोजित हुआ, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर देखेंगे तानसेन का जो है जन्मस्थली भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में 2023 में तानसेन समागम का आयोजन कहाँ किया गया, ग्वालियर में। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया। ऑप्शन 1 भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने, बी मालवा के राज बहादुर ने, सी मेवाड़ के उदय सिंह ने, डी गुजरात के मुजफ्फर शाह ने। तो आप देखेंगे तो इसमें सम्राट अकबर के पहले आप देखेंगे भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने उन्होंने संरक्षण दिया था।
उसके बाद तानसेन जो है ये चले आए सम्राट अकबर के दरबार में, उनके नवरत्नों में से एक हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो उनकी मुगल सम्राट अकबर के सभा में नवरत्न थे, ये तो आपको पता ही है। और इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि उन पर एक सूफी रहस्यवादी कवि थे मोहम्मद गौस का, उनका ज़्यादा प्रभाव था, ठीक है। और बाद में तानसेन जो है इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं, ये भी कहा जाता है। और इसमें आपको जो करंट अफेयर ध्यान रखना है कि 99 विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह जिसे कहा जाता है 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको ध्यान रखना है ग्वालियर में किया गया, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया 38 में। इसमें शासक और राजवंश दिया गया, उनकी राजधानियाँ। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे यूपीएससी की बात हो या पीसीएस की बात हो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे 2019 में पूछा गया है, तो 2022 के लगभग आप देखेंगे तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में पल्लव, बी पांड्या, सी यादवा, डी काकतीय। तो आपको उनकी राजधानियों से मिलान करना है। तो पल्लव की बात करें तो कांचीपुरम जो है आप देखेंगे, तो कांचीपुरम जो है तमिल, यहाँ पर इनकी राजधानी मिल जाएगी तमिलनाडु में। और पांड्या की बात करें, पांड्या जो है आप देखेंगे तो मदुरई, मदुरई इनकी राजधानी है। यादवा और काकतीय की बात करें, सॉरी यादवा और बात करें यादवा और देवगिरी, तो यादवा जो थे ये देवगिरी इनकी राजधानी थी। काकतीय की बात करें तो वारंगल जो है इनकी राजधानी थी। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसके बारे में लिखा गया है कि जो पल्लव वंश था वहाँ के सबसे महान राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम। उनके दौरान 2 बड़ी मंदिरें बनाई गई, महाबलीपुरम कांची में और कैलाश मंदिर, ठीक है। और इस पांडवों की बात करें तो अन्य राजवंश जैसे जब चोल लोग की बात करें, चेरों के पल्लवों के साथ जो है साउथ इंडिया में उस क्षेत्र में उन्होंने शासन किया था। वर्तमान तमिलनाडु राज्य की बात करें, यादवों और देवगिरी की बात करें तो पश्चिमी चालुक्यों यानी कल्याणी के जो चालुक्य थे साम्राज्यों के सामंत के वंशज थे, ठीक है। और इनके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था देवगिरी, यानी आधुनिक दौलताबाद और नासिक के बीच देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई पल्लव, पांडव और यादव और काकतीय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजी के संबंधित क्वेश्चन, पीसीएस में क्रोनोलॉजी संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजी संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जिसे रबिया उद दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, 3 हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, चौथा इसमें दिखा है अयाला मजदूरा, ठीक है, मस्जिद सॉरी जौनपुर में, तो या अटाला मस्जिद जौनपुर में, ठीक है। तो आपको बताना है, सही क्रोनोलॉजी में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कब ये बनाया गया था। तो आप देखेंगे 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी द्वारा निर्मित क्या था, अटाला मस्जिद जौनपुर में सबसे पहले बनाया गया था। और अन्य मस्जिद जो थे इसका अनुकरण के रूप में माना जाता है कि अन्य मस्जिदों ने इसका अनुकरण किया है, ठीक है। इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा बनता है जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। और इसके वास्तुकार जो थे अली वाल खान थे, जिन्होंने 1540 में इसे बनाया था। 1570 ईस्वी में देखेंगे तो हुमायूं का मकबरा बनाया गया था, जिसका एक विशेष जो है सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। और क्योंकि ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला जो है मकबरा था ऐसा जिसके बगीचा बनाया गया था इसके आसपास, ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मकबरे को हुमायूं की पहली पत्नी महारानी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। और इसके अलावा 1678 ईस्वी में आप देखेंगे रबिया दुरानी का मकबरा देखेंगे तो बनाया गया था, या मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया दुरानी की स्मृति में राजकुमार आजम शाह द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें क्या सही हो जाएगा। इसमें जो क्रोनोलॉजी होगी तो सबसे पहले आप देखेंगे अटाला मस्जिद जौनपुर का, यह 1408 में बनाया गया। इसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा आप देखेंगे बिहार के सासाराम में, आप देखेंगे 1540 और 45 के बीच बनाया जाता है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा आप देखेंगे 1570 के आसपास। और रबिया दौरानी का मकबरा आप देखेंगे तो 1678 के आसपास बनाया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 4 2 3 1 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, तो मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। मनसबदारी सिस्टम से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो जैसे एकता सिस्टम हो गया, मनसबदारी सिस्टम हो गया, या ब्रिटिश टाइम में जो सिस्टम चलता था, कुछ मिलता जुलता रहता है, लेकिन इन दोनों की इन सब की खासियत अलग अलग रहती है। तो आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मनसबदारी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन एक, मनसबदारी व्यवस्था राज्य की आधिकारिक कुलीनता थी जो अकबर द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन दो, मनसबदारी क्या थी, वंशानुगत होती थी। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है, यहाँ पर अंडरलाइन वंशानुगत देखिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदारी सेना और नागरिक सेवाओं की व्यवस्था थी जो अकबर द्वारा जागीरदारी व्यवस्था के स्थान पर शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन एक सही हो जाएगा। मनसब का जो था उसका मतलब क्या होता है, उसका होता है मनसब मतलब पद, रैंक। आप रैंक क्या है, यानी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से है, ठीक है। इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें एक सरकारी अधिकारी अपने पद को निर्धारित किया जाता है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो क्या है, जेंट यानी आप देखेंगे हेरिडिटी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दो गलत हो, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखेंगे, ये तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में एक क्वेश्चन और आया था। 2019 में आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में राजस्व प्रशासन से राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता है। ऑप्शन दो, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता सिस्टम के एक प्राचीन देसी संस्था थी। ऑप्शन तीन, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो एकता सिस्टम से आप देखेंगे तो 2019 में जो है दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ये हम जो है एपिसोड 3 में आपको सॉल्व करवा दे चुके हैं, जिससे इसमें निम्नलिखित में कौन सी एकता सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो आप देखेंगे सियासतनामा जो है ये एकता सिस्टम की विशेषता नहीं है। जबकि एकता सिस्टम की बात करें, जैसे आमिल की बात करें, आमिल जो थे उत्तर भारत में सल्तनत काल के दौरान राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी थे। मीर बख्शी जो था उसका जो पद था मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में अस्तित्व आया था, ठीक है। एकता सिस्टम की बात करें तो एकता सिस्टम देखेंगे तो ये एक प्राचीन जो है आप देखेंगे कई छोटे बड़े भूभाग को विभाजित किया जाता था साम्राज्य के अधीन, ठीक है। और इस प्रकार इसमें देखेंगे कई इन एकताओं को जो है सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को सौंपा जाता था। अगर बात करें इनके सोर्स की बात करें एकता सिस्टम की, तो शुरुआत फारस ईरान में हुई थी। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो कहा गया है कि एकता जो है दिल्ली सुल्तानों की एकता प्राचीन एक देसी संस्था थी, ये बात इसमें गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसकी शुरुआत फारस ईरान में हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसमें लिखा है कि गैर वंशानुगत था। इसका तात्पर्य भूमि पर अधिकार नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ये वंशानुगत हो गया। तो एकता सिस्टम के बारे में यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये हमने एपिसोड 3 में डिटेल में आपको बताया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि ये क्वेश्चन इससे रिवीजन हुए हैं, यानी रिपीट हुए हैं, तो आपका रिवीजन हो जाए। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। सियासतनामा की बात करें तो सियासतनामा जो है आप देखेंगे तो ये कि निज़ामुल मुल्क का सबसे प्रसिद्ध काम रहा है, जिसे फारसी में लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे तो मुगल काल के बाद हम ब्रिटिश कालीन जो है भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में आएंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लाया गया, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो और रीड के काल में लाया गया, मालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के टाइम पीरियड में आया। और अस्थाई बंदोबस्त में क्या विशेषता थी, उसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दिया जाता था जिम्मा, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। जबकि रैयतवाड़ी में आप देखें, रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है, भूमि का मालिक कौन था, किसान। रैयत का मतलब किसान, और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी, ठीक है। वही मालवाड़ी में भूमि पर गांव का अधिकार दिया गया और रेवेन्यू की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को दी गई थी, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आप देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसमें इलाहाबाद संध, मंगलौर की संध, सालबाई की संध, मद्रास की संध आपको जो है मिलान करना है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संध की बात करें तो 1765 में, ठीक है। और मंगलौर की संध की बात करें 1784 में हो जाएगा। और इसके अलावा सालबाई की संध की बात करें तो 1782 में, मद्रास की संध की बात करें 1769 में हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संध की बात करें तो बक्सर लड़ाई के बाद देखेंगे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 12 अगस्त 1765 को यह संधि हस्ताक्षरित हुई, जिसके इस संधि के साथ आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक मजबूत राजनीतिक पायदान मिला। मंगलौर की संधि की बात करें 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है ये संधि हस्तांतरित होती है, जिसके बाद आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंत हो जाता है, ठीक है। सालबाई की संधि की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से समाप्त होता है सालबाई की संधि के साथ, ठीक है। और 17 मई 1782 को
ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच ये सब साइन होता है। मद्रास संधि की बात करें तो 4 अप्रैल 1769 को मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता होता है और जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है। अब इसमें और क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दिया, वीडियो पॉज करके आप रिवीजन कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। तो PYQ रिवीजन सीरीज का आप यही फायदा है। जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब टाइम पीरियड था, 1775 से 1782, जिसके अनुसार साल बाई संध होती है, रिजल्ट आता है। सेकंड आंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805, ट्रिटी ऑफ बसीन की संधि होती है। थर्ड एंग्लो मराठा वार आप देखेंगे 1817 से 1818, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे मराठा का डिक्लाइन होता है। ऐसे ही आप हो सकता है सिख पूछा जाए। फर्स्ट एंग्लो सिख वार की बात करें तो इसे लाहौर ट्रीटी साइन होती है, जिसे 1845 से 1846 के बीच ये चलता है। सेकंड जो होता है एंग्लो सिख वार की बात करें 1848 1849 के बीच चलता है, ठीक है। और इसमें जो है सिख पराजित होते हैं और एंटायर देखेंगे पंजाब पर ब्रिटिश की हुकूमत हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी गई है। अगर आप इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद कर लेते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, तो एग्ज़ाम में पक्का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे बैटल ऑफ पलक्कड़ की बात करें 1728 में इसमें हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच आप देखेंगे तो बाजीराव फर्स्ट के और जिन्होंने निज़ाम मुल्क को जो है डिफीट किया था। और इसके अलावा देखेंगे तो और इसमें आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, और सेकंड, और आप देखेंगे थर्ड, फोर्थ, और इसमें देखेंगे सिख वार हमने चर्चा कर ही चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने पूछा है, इसमें भी क्रोनोलॉजी आप देख रहे होंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी संबंधित क्वेश्चन पहले ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब भी पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, पैटर्न आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो पूना पैक्ट, गांधी विरुद्ध समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो देखिए जैसा मैंने पहले बताया 31st क्वेश्चन में कि आप देखेंगे गोलमेज सम्मेलन से कैसे जो है थोड़ा सा आगे पीछे जो ईयर है उसके हिसाब से देखेंगे इंटरकनेक्टेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 को होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पूना पैक्ट आता है, ठीक है, 5 मार्च, एक साल बाद 1931 को, ठीक है। और इसके फलस्वरूप आप देखेंगे तो गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसके बाद पूना पैक्ट के बाद आप देखेंगे क्रिप्स मिशन की बात करें 1942 में आता है, ठीक है। सॉरी 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता होता है। फिर आप देखेंगे तो 1932 में जो है गांधी जी जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो आप देखेंगे तो 1932 में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 को जो है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया 31st में बताया कि गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक इन्होंने यात्रा की थी, नमक बनाकर उन्होंने जो है विरोध अपना दर्ज किया था। फिर 1931 में जो है आप देखेंगे गांधी इरविन पर चर्चा शुरू हुई थी और इसमें समझौता हुआ था, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1932 में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बाद एक पूना पैक्ट जो है साइन हुआ था, जिसमें आप देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। अगस्त 1932 में एक सांप्रदायिक पुरस्कार था जिसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज और थर्ड 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था, ठीक है। और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 7 सितंबर 1931 जो लंदन में हुआ था उसमें भाग लिया था। और गांधी जी ने इसमें देखिए अम्बेडकर द्वारा जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी और जिससे गांधी जी ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा है, 1905 के नागरिक प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन 2 नए प्रांत के गठन किया जिससे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी असम कहा गया। सही उत्तर आपको बताना है। तो 1905 में आप देखेंगे बंगाल का विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे और 16 अक्टूबर 1905 को उनकी वायसराय पर पद पर रहते हुए बंगाल के दौरान बंगाल का प्रांत का विभाजन होता है। ऑप्शन 1 सही।
और कर्जन के अनुसार विभाजन के बाद 2 प्रांत बनते हैं, जिसमें आधुनिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल होते हैं। और इसके अलावा देखेंगे, दूसरी ओर देखेंगे पूर्वी बंगाल और असम शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इसमें सही है। और उस टाइम आप देखेंगे तो राजधानी कलकत्ता रहती है, ठीक है। और इसी टाइम विभाजन के बाद आप देखेंगे रवींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध जो है गीत थी आमार सोनार बांग्ला की रचना होती है, जो बाद में बांग्लादेश का प्रथम राष्ट्रगान बनता है। और इसके बाद 1905 का जो बंगाल विभाजन था वो 1911 में रद्द हो जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज परचम ने रानी मैरी के साथ यह घोषणा की कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी वो बंगाल विभाजन रद्द होने के साथ आप देखेंगे दिल्ली जो है ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या सही है, ऑप्शन बी सही है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने तैयार किया था। ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालचारी, सी चित्तरंजन दास, डी PV मेनन। तो आप देखेंगे CR फार्मूला की बात करें तो ये मूलतः क्या था, इसका उद्देश्य था भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करना, ठीक है। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग भी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन करेगी और फिर बहुमत वाले प्रांत विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी प्रांत में जन्म संग्रह कराएगी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने भी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और परिवर्तन काल में अंतरिम सरकार बनाने का सहयोग किया। तो ये सब बातें मुस्लिम लीग के पक्ष में मतलब उनका मानना था, ठीक है। और लीग जो मानता था कि ब्रिटिश भारत में मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, इसलिए मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार है। कुल मिलाकर CR फार्मूला जो थे वो सी राजगोपालाचारी द्वारा ये बनाया गया, और जिसमें मुस्लिम लीग और राष्ट्र जो कांग्रेस थी उनके बीच जो राजनीतिक गतिरोध था उसको हल किया जा सके। तो ये उस टाइम की आप देखेंगे न्यूज़पेपर था, उसमें ये हेडलाइन थी, और ये महात्मा गांधी और सी राजगोपालाचारी बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें आपको ध्यान रखना है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और 2019 के लास्ट क्वेश्चन में इसने पूछा भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास किसके द्वारा लिखा गया है। पार्थ सारथी गुप्ता, S गोपाल, BR नंदा, बिपिन चंद्रा। तो आपने बहुत सारी लोगों ने बिपिन चंद्रा की NCERT या मॉडर्न इंडिया की बुक पढ़ी होगी, उनके द्वारा एक और बुक लिखी गई है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इनके लेखक कौन है, बिपिन चंद्रा, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 2019 के जितने क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिए। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस क्लास की इन्फॉर्मेशन PDF सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।